ससुराल की बात ससुराल तक। ये कहानी शुरू होती है पारुल के घर से। पारुल की उम्र अभी मुश्किल से 25 साल हुई थी कि उसके घर वालों के सर पर 25 मन जितना टेंशन हो गया था। क्या कहूँ भाभी जी, क्या कहूँ, काहे का आराम, रात को नींद कहाँ आती है मुझे। जिस माँ की जवान बेटी घर पर कवारी बैठी हो उसके दिल पर क्या बीतती है ये तो माँ ही जानती है। इस महीने पूरे 25 की हो गई है पारुल। अब अगर अच्छा लड़का नहीं मिला तो न जाने क्या होगा। तो तूने लड़का अभी तक ढूंढना शुरू नहीं किया था क्या? भाभी आप भी ना पिछले 2 साल से तो ढूंढ रहे हैं इसके लिए रिश्ता। किस जगह फोटो और बायोडेटा नहीं भेजी पारुल की बताइए, पर कहीं शगुन बैठ ही नहीं रहा। न जाने क्या किस्मत लेकर पैदा हुई है ये लड़की। तूने कुलदेवी माँ को प्रसाद बोला कि नहीं? अरे रे रे रे, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया। पिछली बार भी रह गया था ना, इसीलिए तो मैं आपको कॉल लगाती हूँ। भाभी बता दिया ना आपने उपाय। कल मंगलवार भी है, कल जाकर कुलदेवी माँ को प्रसाद लगाती हूँ। वही माता के मंदिर के पास में है बालाजी का मंदिर, वहाँ सुबह सुबह एक पंडित जी बैठे हैं, पंडित गठजोड़ प्रसाद जी। एक बार पारुल के साथ जाकर उनसे मिल ले। अब क्या बताऊँ, उनके हाथ में तो जादू ही जादू है। वो ऐसी हल्दी की गांठ देते हैं जिसके धारण करने के 6 महीने के अंदर ही शादी लग जाती है। उनसे जाकर एक बार मिल ले तो मेरा विश्वास है कि इस साल हमारी पारुल विदा हो ही जाएगी। ये बात सुनने के बाद मनीषा से कहाँ कल का इंतजार होने वाला था। वो तो तुरंत साड़ी पहनकर तैयार होने लगती है। इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी में लग गई अब जवान बेटी की चिंता बाप को ना हो तो माँ को तो करनी ही पड़ती है। जा रही हूँ पंडित जी के पास, अब वही कोई उपाय निकालेंगे और मेरी पारुल की शादी लगाएंगे। रिश्ते क्या नहीं देखता मैं? कितने तो रिश्ते देख लिया, पर लड़की वाले सामने से पूछ लेते हैं आप शादी में कितना लगाएंगे। एक बेटी तो है नहीं मेरी, इसके पहले 3 बेटियों का कन्यादान कर चुका हूँ। अब कुछ बचे तब तो लगाऊँ शादी में। पापा ठीक कह रहे मम्मी, इतनी हड़बड़ी मत करो, नहीं होगी शादी तो ना हो। तभी दरवाजे से बड़बड़ाता हुआ राज घर के अंदर आता है। अब सवेरे सवेरे तुम कहाँ जा रही हो मम्मी? हाँ तू तो बैठा ही है मेरा बाप, टोक दे मुझे। जिंदगी भर रसोई में पड़ी रही तब किसी की नजर नहीं पड़ी, आज साड़ी क्या पहन ली सबको पूछना है। अरे भाई तेरी बहन की शादी के लिए पंडित जी के पास जा रही हूँ। हाँ हाँ मम्मी जाओ यार, पूरे मार्केट में कहीं भी इस उम्र की लड़की नहीं बची है। हम बनियों में तो लड़कियों को सामने से पैसे लगा कर ले जाते हैं, पर न जाने इसकी किस्मत में क्या लिखा है। चाय की टपरी पर मेरे दोस्त पूछ रहे थे पारुल दीदी की शादी होगी कि नहीं। सुन लिया तूने, ये सब बोल रहे हैं। अब कपड़े बदलने की भी जरूरत नहीं है, चलो वैसे ही पंडित जी के पास। मनीषा पारुल का हाथ पकड़े पंडित जी के पास पहुंच जाती है और उन्हें अपनी सारी दिक्कत बताती है। अच्छा मेनका जी ने बताया आपको? वो अग्रवाल फूड्स वालों की बहू ना? वो तो मेरी बहुत पुरानी कस्टमर है। आप फिक्र मत कीजिए मनीषा जी, मेरी जो धर्म पत्नी है वो भी पहले मेरे पास ही आई थी शादी के लिए, हल्दी की गांठ लेने, और देखिए मुझसे शादी हो गई उनकी। अच्छा तो ऐसी शादी करवाते हैं आप? उसी वक्त पारुल का फोन बजता है। अपनी माँ को जल्दी बोल घर आ जाए, 2 घंटे में लड़की वाले पहुंच रहे हैं हमारे घर। देखा पारुल, कैसे पंडित जी के पास पहुंचते ही लड़के वाले घर तक आ गए। भगवान की कृपा से ये रिश्ता पक्का हो जाए बस पंडित जी। मार्केट से फौरन घर पहुंचते हैं लड़के वालों को नाश्ता परोसने के लिए क्रॉकरी सेट लेकर। रूम फ्रेशनर, नाश्ता सब कुछ लेकर मनीषा और पारुल जब घर आती है। यही बात है, जब सही काम होता है तो तुम और तुम्हारी माँ रोड पर घूमने निकल जाती हो। अब तुम ये सब छोड़ो, मैं जा रहा हूँ लड़के वालों को लाने, तुम तैयार हो जाओ पारुल। मुरली जैसे ही लड़के वालों को लाने के लिए दरवाजे तक पहुंचता है कि लड़के वाले पहले ही उसका घर ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। हम आ गए मुरली जी, अब आप लड़की वाले हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आपसे मेहनत करवाएंगे हैं? 2-4 लोगों से पूछते पूछते हम आपके घर तक खुद ही पहुंच गए। सब जानते हैं आपको यहाँ जरा भी दिक्कत नहीं हुई घर ढूंढने में। भले ही पैसे ज्यादा नहीं है हमारे पास बहन जी, पर इज्जत कमाने में ये कभी पीछे नहीं रहे। किसी के भी सामने इनका नाम लीजिएगा तो वो इनकी तारीफ ही करेंगे। अरे भाई इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं मनीषा जी, ऐसे ही घर की बेटी हमें चाहिए। पैसे का क्या है, वो तो हमारे पास है ही। संस्कार अमूल्य है जो मिलते नहीं, और लोग ढूंढते हैं पैसे जो कि आज किसके पास नहीं है। सभी तो खाना खा ही रहे, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ये तो सही लोग लगते हैं मम्मी, लगता है इस बार रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। लड़के वाले अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और सभी उनकी आव भगत में लग जाते हैं। ऐसा लगता है आप हमारे घर अपनी बेटी देना नहीं चाहते। अरे ये क्या बोला, किसने बोला रेणुका जी? ये लोग ना कान भरते हैं, आप लोगों की बातें सुनना छोड़ दीजिए। मम्मी आंटी जी की बात तो पूरी सुन लो। कोई बात नहीं बेटा, बेटी की माँ है ना, इस तरह उतावलापन तो होना लाजमी है। उतावलापन बरकरार रखिए बहन जी, बस ये काम करने की आदत ना जरा कम कर दीजिए। हम यहाँ आपसे खातिरदारी करवाने नहीं आए, हमें तो बस पारुल से मतलब है, आप उसे बुला दीजिए। और पारुल कमरे से निकलकर अपनी होने वाली सास के सामने आती है। बड़ी सभ्य है आपकी बेटी मुरली जी, जैसे आप लोग बता रहे थे बिल्कुल वैसी ही है पारुल, मानो किसी ने संस्कारों को ही एक आकार दे दिया हो। पारुल बसंत की पैर छूने के लिए झुकती है। अरे नहीं बेटा, बेटियां पैर नहीं छूते। अरे वाह, ये तो सही है। आज तक जो भी लड़के वाले आए पहले मुझे झुककर पैर छूने को कहते हैं और ये लोग तो मना कर रहे हैं। लोग तो ठीक ही लगते हैं। बेटा जरा आंटी जी को नाश्ता तो। अब मैं नहीं रुकने वाली मुरली जी, चलिए जी। अरे कोई बात हुई क्या रेणुका जी, कुछ बुरा लग गया क्या आपको? शादी की तैयारी नहीं करूंगी क्या?
मुझे तो भाग गई आपकी पारुल। अब तो रिश्ता इसी घर में होगा। अरे अरे पारुल तो शर्माने लगी। कुछ दिन की बात है पारुल, फिर तुम हमारी, आप लोगों के पास अपनी अमानत छोड़कर जा रही हूं मैं। समझी जी, अब आपको ध्यान रखना है हमारी पारुल का। वो रेणुका जी कुछ लेन देन। ये कैसी बात कर दी आपने समधी जी? मैं इस दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हूँ। हाँ माना मैंने अपनी बेटी को जी भर के दिया था, जो भी दिया था, पर मजाल है कि लड़के वाले कुछ भी मांग ले और मैं दे दूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे सामने तो इस दहेज की बात आप कीजिएगा ही मत। और जहाँ रही लेन देन की बात, तो हमने आपको अपना बेटा दिया और आपकी बेटी आपसे ले ली, हो गया ना लेन देन। इसके बाद तो मनीषा और मुरली के कदम जमीन पर रहते ही नहीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। आखिरकार उन्हें एक ऐसा परिवार मिल गया था जो एक पैसे की मांग किए बिना उनकी बेटी को अपने घर ले जाने को तैयार हो गया था। घर के दरवाजे से निकलती ही रेणुका बसंत से कहती है, बड़े आए, हमने अपना बेटा दिया और आपकी बेटी ली। ऐसे ही दे दिया क्या बेटा? मजाक है क्या? मेरा बेटा 60,000 कमाता है और ये क्या कमाती है? कुछ भी नहीं। मुफ्त में बैठकर पूरी जिंदगी मेरे घर खाना खाएगी। दहेज तो मैं इन लोगों से निकलवा कर रहूंगी। 2 दिन के बाद करण के साथ रेणुका पारुल के घर पहुंचती है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा अपनी होने वाली बहू से हाल चाल पूछती चलूं। बेटा करण को घर तो दिखा दे। पारुल करण के साथ छत पर जाती है कि रेणुका मनीषा से कहती है, बड़ी गर्मी है आपके घर में मनीषा जी। मेरे करण को तो ना बड़ी गर्मी लगती है। अभी एसी वाली गाड़ी में आए हम, पर मॉडल ज़रा पुराना हो गया है। 4-5 साल हो गया है कार लिए। इसी गाड़ी का ना एक नया मॉडल आया हुआ है मार्केट में। प्रेम के तो एक दोस्त ने मुंह खोलकर लड़की वालों से सामने से गाड़ी मांग ली थी और उन्होंने दे भी दी। बताइए फॉर्च्यूनर कौन देता है दहेज में? अब कोई बाप अपनी बेटी को किसी घर भेज रहा है तो 10-15 लाख की गाड़ी तो देकर ही भेजेगा। ये तो कॉमन सेंस है, पर फॉर्च्यूनर किसी बेटी के बाप पर इतना बर्डन तो कभी नहीं डालना चाहिए। देखिए मैं तो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ। अब आप भी अपनी बेटी को ऐसे ही रिक्शा में तो भेज नहीं देंगे। अरे कौन ही भेजता है? अरे मैं भी क्या बोल रही हूँ। जी रेणुका जी। चलिए आपको भी काम होगा, निकलती हूँ मैं अब। रेणुका जी अपने होने वाले समधी समधन के घर पर विस्फोट करके चली जाती है और यहाँ सभी घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? दोनों बच्चों का तो नेक भी हो चुका है। अब तो हम रिश्ता तोड़ भी नहीं सकते। बाहर ये खबर गई तो पारुल की आगे की जिंदगी और खराब हो जाएगी। आज की आज तो कहा नहीं देनी है ना पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगी। पारुल कमरे में जाती है और रोती हुई करण को कॉल लगाती है। प्यार मिलना कितना मुश्किल होता है ना करण जी। देखिए हम मिले एक दूसरे से, बातें की और आप अलग हो जाएंगे। अरे पारुल ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ, हमारा नेक हो चुका है। क्या प्रॉब्लम हुई बताओ, रो मत। अभी शादी में पहले ही इतने खर्चे हैं, ऊपर से मम्मी जी को गाड़ी लेने की इच्छा है, वो भी किससे कहती? तो पापा से ही मांग लिया उन्होंने, पर पापा की तो पहले से ही लोन चल रहे हैं, कैसे देंगे वो कार? ओहो इतनी सी बात। मैं हूं ना पारुल, मैं दूंगा कार मम्मी को। ससुराल की बात ससुराल तक ही रहेगी। पारुल सीधा अपने पापा के पास जाकर कहती है, मम्मी आपने वो ना गलत समझ लिया, मम्मी जी कुछ और ही कह रही थी, उनको कोई कार नहीं चाहिए। तेरी माँ ना कुछ सुन लेती है। पारुल को लगता है कि ये मैटर सॉल्व हो गया, पर रेणुका जी इतनी जल्दी सेटिस्फाई होने वालों में से कहाँ थी। 2 दिन बाद रेणुका फिर मनीषा जी को कॉल करती है। और शादी की तैयारी कैसी चल रही है समधन जी? मैं तो देखिए बस कपड़े धोकर बैठी हूँ। हाँ समधन जी, घर पर काम तो बहुत होता है। अरे नहीं, हमारे घर पर तो वैसे ज़्यादा काम नहीं है। बर्तन के लिए काम वाली आती है, कपड़े मशीन में धुल जाते हैं। आजकल तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन का ज़माना है। पारुल को जैसा पसंद हो, जो कलर जो ब्रांड, पैसा ही लीजिएगा, आखिर उसे ही तो यूज़ करना है। मेरा क्या है, मेरे कपड़े ही कितने हैं गिन के दो। मुझे तो इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये नई नई चीज़ें हम पुराने लोग क्या समझेंगे। वैसे आपने ले ली है क्या वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन? हाँ रेणुका जी ले लेंगे। आपका कोई फेवरेट कलर? अरे नहीं मनीषा जी, वैसे पिंक कलर की मशीन हो तो ले लीजिएगा, फुल्ली ऑटोमेटिक। हाँ याद से, वो क्या है ना, हमारे घर के टाइल्स के साथ सही जाएंगे। हो गया तो सोफ़ा सेट भी देख लीजिएगा मैचिंग में। मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है भगवान की दया से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी बहू को उसका ससुराल उसके मन का मिले, सुंदर सजा धजा। और फिर से मनीषा मुरली के पास जाती है और अपनी समधन की पसंद के बारे में बताती है। इतना तो करना ही होगा मनीषा जी, सामने से उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं। अब इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? क्यों करना पापा, कुछ नहीं होगा, आप छोड़ो, मैं देखती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे होंगे, मैं खरीद कर देती हूँ मम्मी जी को वॉशिंग मशीन और सोफ़ा सेट। पारुल कमरे में जाती है और लगाती है फ़ोन करण को। सुनो ना करण, तुम रेडी हो क्या? मुझे शॉपिंग पे जाना है। ओहो मेरे बच्चे को शॉपिंग करनी है। चलो चलो आई एम रेडी, आता हूँ तुम्हें लेने। करण पारुल को लेने आता है और पारुल के साथ शॉपिंग पर चला जाता है। तो बताइए मैडम जी कहाँ चलना है आपको? पहले तो बैंक जाना है करण। एक्चुअली मेरे पास कुछ सेविंग्स है जो मैंने सोचा था हनीमून के वक्त यूज़ करूँगी, पर कोई बात नहीं, पहले हमारी शादी तो हो जाए। पता चला मैं हनीमून के लिए पैसे जोड़ती रही और यहाँ इन चीज़ों के कारण शादी ही रुक गई। अरे शादी के खर्चों को उठाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना पापा को। पारुल मैं कुछ हेल्प करूँ क्या चीज़ों को संभालने में? नहीं करण, मैं तुमसे और हेल्प नहीं ले सकती, और वैसे ये शादी के खर्च नहीं है।
वो मम्मी जी चाहती थी कि घर में जो टाइल्स है उसी के मैचिंग का वॉशिंग मशीन घर पर हो और उसी के मैचिंग का सोफ़ा सेट भी। बस वही लेने के लिए मैं पैसे लेने जा रही थी। प्लीज़ देखो, इस बारे में तुम ना मम्मी जी से कुछ मत कहना, वो नाराज़ हो जाएंगी। उन्हें लगेगा कि शादी के पहले ही मैंने उनकी बेटी को अपने वश में कर लिया, इधर की उधर कर रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। मैं क्यों कमाता हूँ पारुल, और ये सब तो मेरे पास है, और मेरा जो भी है वो तुम्हारा ही है। एट द एंड शादी के बाद तो मेरा बैंक बैलेंस तुम्हारा ही है, तो ये शादी के बाद हो या अभी क्या फ़र्क पड़ता है। चलो मेरे साथ और वॉशिंग मशीन और सोफ़ा सेट ले लो और भिजवा दो मम्मी के घर। पिछली बार की तरह पारुल सब कुछ संभाल लेती है, पर रेणुका इतनी जल्दी बाज नहीं आती। वो आए दिन मनीषा को कॉल कर किसी न किसी चीज़ की फरमाइश करती ही रहती और पारुल उस खर्च को करण पर डाल देती, जिससे इनडायरेक्टली एक्चुअल लॉस रेणुका का ही हो रहा था। इतने सारे खर्च उठाने के कारण करण पर पहले ही बहुत प्रेशर आ चुका था। कमरे में बैठा करण सारे खर्च जोड़ रहा था। अभी तो शादी हुई भी नहीं और 3-3 लोन आ गए मेरे ऊपर। गाड़ी चाहिए, बुलेट चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए। हाँ तो कर दिया है मम्मी ने, इतना कौन मांगता है। यहाँ तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद मैं पैंट से सीधा लंगोट में आ जाऊँगा। तभी करण की कमरे के बाहर से रेणुका फोन पर बात करती हुई आगे बढ़ती है। दहेज के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ मनीषा जी, इसलिए लेने देने की बात तो भूल से भी मत कीजिएगा। सगुन का तो अच्छा ही सोचा होगा आपने। वैसे हमारे ना करीब 60 ही रिश्तेदार हैं, बाकी दूर दूर के हैं, उनके लिए बस लिफाफा कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने अपनी बेटी की शादी में उसके ससुराल में हर एक को 2-2 हज़ार रुपये का लिफाफा कपड़े का जोड़ा दिया था, और जो मेहमान करीबी थे उन सबको इन चीज़ों के साथ एक एक सोने की अंगूठी दी थी। हमारी औकात अच्छी थी तो हमने मोटी मोटी अंगूठियाँ दी, अब जिसकी औकात नहीं है वो हल्की अंगूठियाँ देगा तो कोई बात नहीं। ये तो खुद के समझने की बात होती ना मनीषा जी। अब सभी के सामने जब लड़की की माँ लड़के को अंगूठी, गले में चैन, घड़ी, कपड़े, पैसे कुछ देगी कि नहीं है? इज्जत तो लड़की के मायके वालों की ही जाएगी ना। ससुराल पक्ष मजबूत है, ये तो किसी से छिपा नहीं। चलिए मुझे ना बहुत काम है, फिलहाल फ़ोन रखती हूँ। हाँ, ये सुनते ही करण के शरीर में जो बची कुची जान थी वो निकल जाती है। ए मम्मी रुक जा, कहीं शादी होते होते तेरा बेटा खाली ना हो जाए। एक लंगोट बची है, लगता है उसे भी बिकवा कर मारेगी मम्मी। और इसी तरह खींचते खिंचाते ये रिश्ता शादी के दिन तक पहुंच जाता है। आज सभी को पता चलेगा कि बिना दहेज की भी शादी होती है। ये तो सही कहा रेणुका जी आपने, आप जैसी महिला का मिलना तो आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल है। अरे मेरे करण के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी मुरली भाई साहब, ये तो बस मुझे आपका घर भाग गया था। वैसे कैटरिंग थोड़ी हल्की लग रही है, लगता है सारे पैसे बचा लिए आपने। तभी पारुल धीरे से रेणुका के कान में जाकर कहती है, ये जो आपने मेरे घर वालों से कार, बाइक, अवन, मिक्सचर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज मांगी थी ना, ये सारे खर्चे आपकी बेटे की जेब से ही हुए हैं मम्मी जी। मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल है आपका। अब आपको ये शादी भी अच्छी लग रही है, अगर आपको और पैसे लगाकर इस शादी को बड़ा करना है ना तो बता दीजिए, वो भी हो जाएगा। क्या? ये सुनते ही रेणुका का सर चकरा जाता है और वो सर पकड़कर बैठ जाती है। पारुल बिना देर किए करण के साथ पैरों पर बैठ जाती है और मनीषा और मुरली अपने टेंशन से हमेशा हमेशा